स्वागत है। हम भारतीय संपत्ति बाजार के बारे में बात कर रही हैं, जो हाल ही में काफी चर्चा में है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में आवासीय पूर्व बिक्री में 5% सागर यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर होगी। यह कोविड से पहले जो हमने देखा, उसकी तुलना में यह एक बड़ा उछाल है और इसने तुरंत मेरी ध्यान खींचा। हमें यह समझने में मदद करने के लिए मैंने एक विशेषज्ञ को बुलाया है जो इस पर करीब से नजर रख रहा है। रियल एस्टेट में ट्रेंड्स का ट्रैकिंग करना तो इस आशावाद को क्या बढ़ावा दे रहा है। विश्लेषक कुछ प्रमुख कारकों की ओर इशारा करते हैं। पहला, इन्वेंटरी ओवरहैंग पिछले 15 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो इन्वेंटरी ओवरहैंग मूल रूप से आपूर्ति और मांग का एक माप है। इसे बेची नहीं गई इन्वेंटरी को औसत मासिक बिक्री दर के सापेक्ष देखकर गणना की जाती है। एक कम ओवरहैंग, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, यह बताता है कि मांग आपूर्ति से अधिक है और यह स्वाभाविक रूप से कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डालता है। उदाहरण के लिए, मुंबई में वर्तमान में 2010 के बाद से सबसे कम इन्वेंटरी ओवरहैंग है, सिर्फ 1.2 साल। बेंगलुरु के आंकड़े 2008 के बाद से सबसे कम है और गुड़गांव में भी, जहां प्रमुख डेवलपर्स काम कर रहे हैं, स्थिति समान रूप से तंग है। साफ शब्दों में कहे तो वर्तमान गति पर मुंबई में सभी बेचे नहीं गए यूनिट्स को साफ करने में 1 साल से थोड़ा अधिक समय लगेगा, जो आपूर्ति में असली कमी की ओर इशारा करता है। अब चलिए सस्ती कीमतों के बारे में बात करते हैं। यह शायद उल्टा लग सकता है क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, है ना? लेकिन सस्ती कीमतें वास्तव में पिछले 15 वर्षों में अपने सबसे अच्छे स्तर पर हैं। विश्लेषक इसे इस तरह मापते हैं, ईएमआई और घरेलू आय के अनुपात का उपयोग करके। असल में आय का वो प्रतिशत जो मॉर्टगेज भुगतान के लिए जाता है। बड़े शहरों में यह अनुपात 21% से 51% के बीच है। यहां तक कि मुंबई में, जो सबसे महंगा बाजार है, सस्ती कीमतें 2010 के बाद से काफी बेहतर हुई हैं, भले ही कीमतें बढ़ रही हों। यह इसलिए है क्योंकि आय भी बड़ी है, जिससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए चीजें संभालने योग्य बनी हुई हैं। ब्याज दरें हैं तीसरा बड़ा कारक। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में दरें बढ़ी हैं, जिसने सस्ती कीमतों पर असर डाला है, खासकर बजट फ्रेंडली सेगमेंट में। लेकिन विश्लेषकों का अब मानना है कि ब्याज दरों का चक्र अपने उच्चतम स्तर पर है। जैसे जैसे उधारी की लागत कम होने की संभावना है, घर का मालिकाना हक अधिक सुलभ हो जाता है, खासकर छोटे 1 बीएचके और 2 बीएचके यूनिट्स के लिए। ये 3 कारक, सीमित आपूर्ति, बेहतर सस्ती कीमतें और कम ब्याज दरों की संभावना, डेवलपर्स के लिए एक मजबूत स्थिति बनाते हैं। हम जो कुछ और देख रहे हैं वो है डेवलपर्स का एकीकरण। यह क्षेत्र बिखरे और अस्पष्ट होने से अधिक संगठित और पारदर्शी बनने की ओर बढ़ रहा है। सुधार, जैसे कि कड़े नियमों का कार्यान्वयन, कमजोर खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है, जिससे बड़े वित्तीय रूप से मजबूत डेवलपर्स को बढ़ावा मिला है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साबित है। यह खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बाजार अब शॉर्ट टर्म निवेशकों से अंत उपयोगकर्ता की मांग की ओर बढ़ रहा है, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत है। निवेशक, खासकर जो सट्टा लगाने वाले होते हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कीमतें गिरती हैं, तो वे अक्सर जल्दी बिक जाती हैं, जिससे गिरावट और भी खराब हो जाती है। दूसरी ओर अंत उपयोगकर्ता जो रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, वे दीर्घकालिक जरूरतों से प्रेरित हैं, न कि तात्कालिक लाभ से। यह बदलाव बाजार को कम अस्थिर और अधिक मजबूत बनाता है। अब कुछ लोग संपत्ति के बुलबुले के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत का बाजार अमेरिका में देखे गए बाजारों से संरचनात्मक रूप से अलग है। जापान या चीन एक बड़े कारणों में से एक है घरेलू कर्ज,
जो दूसरे देशों में संपत्ति के बुलबुले के उच्चतम स्तर पर है। अमेरिका में घरेलू कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बहुत ही उच्च था, 93%, जापान में 68% और चीन में 62%। भारत में यह संख्या एक बहुत ही स्वस्थ 42% पर है, जो एक सुरक्षा जाल की तरह काम करती है। भारत की शहरीकरण दर एक और महत्वपूर्ण कारक है। आपका सिर्फ 35 से 36% है। यह अमेरिका में देखे गए 75% से काफी कम है और जापान जब उनके संपत्ति बाजार अपने उच्चतम स्तर पर थे। इससे विकास के लिए बहुत जगह बचती है क्योंकि और लोग शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। इसे अनुकूल जनसांख्यिकी के साथ जोड़े। भारत में घर खरीदने की प्रमुख आयु समूह 30 से 39 वर्ष है और यह 2037 तक बढ़ता रहेगा। इसकी तुलना चीन से करें, जहां यह समूह पहले से ही सिकुड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि विश्लेषक भारत की दीर्घकालिक मांग के बारे में क्यों आशावादी हैं। बिल्कुल, कोई भी बाजार जोखिम मुक्त नहीं है। अगर कीमतें बढ़ती हैं, बहुत जल्दी यह मांग को धीमा कर सकता है और इन्वेंटरी का निर्माण कर सकता है, जिससे सुधार का जोखिम बढ़ जाता है। भूमि की कीमतों में वृद्धि एक और चिंता है, लेकिन क्योंकि यह डेवलपर के मार्जिन को दबाता है, जिससे प्रोजेक्ट कम लाभदायक हो जाते हैं। इसके साथ संभावित मैक्रो आर्थिक चुनौतियां जैसे धीमी जीडीपी वृद्धि या प्रोजेक्ट में देरी भी जुड़ जाती है। और यह स्पष्ट है कि अवसरों के साथ साथ कुछ जोखिमों पर भी नजर रखना जरूरी है। जो दिलचस्प है वो यह है कि रियल एस्टेट में विकास सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। एक फलता फूलता संपत्ति बाजार अन्य उद्योगों पर भी प्रभाव डालता है। निर्माण निर्माण सामग्री, घरेलू उपकरण, फर्नीचर, यहां तक कि वित्तीय सेवाएं जैसे कि बंधक और होम लोन, यह नौकरियां पैदा करता है, विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे परिवहन, उपयोगिताएं और अन्य आवश्यक सेवाएं बेहतर होती हैं। यह सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। जब लोग अपने घरों की कीमतों में वृद्धि देखते हैं, तो यह उनके आत्मविश्वास और आशावाद को बढ़ाता है। यह अर्थव्यवस्था में अधिक खर्च और निवेश की ओर ले जा सकता है। दूसरी ओर, तेजी से बढ़ती कीमतें कुछ लोगों के लिए आवास को असहनीय बना सकती हैं, जिससे असमानता पैदा होती है और संभावित सामाजिक तनाव। नीति निर्धारकों की यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास स्थायी हो और सभी को लाभ पहुंचाए। भारतीय संपत्ति बाजार जटिल है, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि विकास के लिए एक मजबूत आधार है, जो अनुकूल जनसांख्यिकी, शहरीकरण और संरचनात्मक सुधारों द्वारा समर्थित है। साथ ही कीमतों में सट्टेबाजी जैसे जोखिमों पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण है और आपूर्ति डिमांड का असंतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के संपत्ति बाजार के इस विषय पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आज की स्थिति और भविष्य में क्या हो सकता है, इसका एक स्पष्ट चित्र मिला होगा। अगली बार तक